नमस्कार साथियों, आज आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है समता का अधिकार कि विधि की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। जनरल कंसेप्ट क्या है कि विधि की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, पर किसी रीजनेबल ग्राउंड पर, किसी तर्क के आधार पर लोगों में फर्क किया जा सकता है, जो फर्क आप समय समय पे अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग जगह पर देखते हो। जैसे जॉब की बारी आई तो वहां पर आपको आरक्षण की एक व्यवस्था दे दी। फीस की बारी आई तो आप देखना, जनरल की फीस अलग है, ओबीसी की अलग है, एसटी एससी की अलग है, और जो विकलांग है या विधवा है उनकी फीस अलग है। तो यहां बात करेंगे आर्टिकल 14, जिसकी हेडिंग है विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अपने आप समता के अधिकार में शामिल है। जब आर्टिकल 14 से 18 वाला पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो यह समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनहेरेंट है, नैसर्गिक रूप से नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित अपने आप ही उसमें आ जाता है, क्योंकि जहां नैसर्गिक न्याय होगा वहीं समता आएगी। अगर किसी जगह पर मनमानापन आया तो वहां समता नहीं होगी। जैसे मुझे चॉइस करने के लिए दे दिया जाए कि आप इन 100 लोगों में से 5 अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करो जॉब के लिए, और मैं वहां खड़ा होकर अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन कर रहा हूं और मुझे कोई मेरे गांव का परिचित दिख गया या मेरा ही कोई स्टूडेंट दिख गया और मेरा निगाह चली जाती है, यार मुझे उसकी पता है कि यार इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ही नीड जस्ट जॉब, और मैंने उसको इस आधार पे, मैंने भावनात्मक रूप से उसको अगर कहीं पे सहेज के सेलेक्ट किया, तो ये मेरा मन मानापन आ गया कि मैंने मन की बात मान ली और मन ने जो माना था उसको मैंने ले लिया। तो जहां भी आप मन की बात मानोगे वहां इक्वलिटी नहीं आ पाएगी। तो विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ को पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 क्या करता है? आर्टिकल 14 की लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं मैं आपको कि राज्य, जो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द आता है जिसकी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, 2 शब्द आएंगे, विधि के समक्ष समता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो क्या करेगा? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, पहला पॉइंट याद रखना कि आर्टिकल 14 में जो शब्द यूज किया है वो शब्द यूज किया है व्यक्ति, मतलब पर्सन। किसी पर्सन का राइट्स है आर्टिकल 14। आप आर्टिकल 15 पढ़ोगे, आर्टिकल 16 पढ़ोगे, वहां आपको सीधी बात करेगा नागरिक की, वहां व्यक्ति की बात नहीं करेगा। नागरिक वो जो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप रखता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इंडिया का सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, तो ओवरऑल ये किसी पर्सन पर लागू होता है आर्टिकल 14। तो राज्य क्या करेगा? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति पर को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एवं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा, ये प्रोवाइड कराएगा। तो द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 14 की लैंग्वेज कहती है। 2 ही लाइन है, पर इस 2 लाइनों में कम से कम आप 25 से 30 केस लॉज, ज्यादा होंगे 40 केस लॉज आराम से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है इन शब्दों का अर्थ और कहां कहां किस किस केस में इसको किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया, एक नया रूप दिया विधि के समक्ष समता को या समता के अधिकार को। तो विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है समान लोगों के लिए समान विधि का होना और समान रूप से प्रशासित किया जाना। क्या होता है अर्थ? कि समान लोगों के लिए, इक्वल पर्सन के लिए इक्वल विधि होगी, समान लोगों के लिए समान विधि होगी और उनको समान रूप से प्रशासित किया जाएगा।
और क्या अर्थ हो सकता है? एक दूसरा अर्थ हो सकता, ये भी जनरल अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी पद पर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी भी पद पे हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे किसी भी पद पे हो। ठीक है, आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद आप पढ़ोगे, आर्टिकल 361 जब आप पढ़ोगे वहां आप राष्ट्रपति का प्रोटेक्शन देखोगे, कोई पद पे बैठा उस व्यक्ति का प्रोटेक्शन है वहां प्रॉपर, कुछ लोगों को अपवाद है, पर तब तक ही अपवाद है जब तक आप पद पर बैठे हो। जैसे आप पद से उतरोगे, कानून आएगा और आपको पकड़ के ले जाएगा कि भैया चल, एक बार कटघरे में खड़ा हो और तेरे खिलाफ वही एविडेंस, वही प्रोसीजर, वही जो भी सजा कानून करता है वो सब कुछ प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहां कहने का अर्थ है कि समान लोगों के लिए समान रूप से कानून होगा और उस कानून के द्वारा सबको समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई नेता है जिसको प्रिविलेज मिल गया। हालांकि कोर्ट के अंदर तो ये चीजें काफी हद तक नहीं होती, पुलिस प्रोटेक्शन दे देती है, नेता को दे देती है, कहीं भी प्रभावशाली व्यक्ति को, पैसे वाले व्यक्ति को दे देती, पर कोर्ट के अंदर अभी भी कुछ चीजें बच रही है। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे विधायकों को सजा भी हुई है, विधायकों को जमानत भी मिल रही है। अभी मैं यूपी का देख रहा था, कुलदीप सेंगर करके एमएलए है, रेपिस्ट है, रेप का चार्ज लगा, सजा हुई, पर उसने जिस महिला के साथ रेप किया उसके पिता को मार दिया, माता को मार दिया, सब लोगों को मार चुका है, फिर भी वो आदमी जमानत पे है, ऐसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा जाना। तो ठीक है, बियॉन्ड लॉ आप कुछ भी कह सकते हो, पर कानून की भाषा में है कि समान लोगों के लिए समान कानून होगा और समान रूप से उसको प्रशासित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे किसी भी पद पे हो। राष्ट्रपति हो तो आप 5 साल के लिए उस कानून के प्रोविजन से बच जाओगे, 6ठे साल राष्ट्रपति पद छोड़ते कानून के शिकंजे में आ जाओगे, अपने आप आपको प्रोटेक्शन आपके हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आप कानून के अनुसार आपका ट्रायल होगा, जो भी पनिशमेंट आपका बनता है वो मिलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो पर्सन कैन बी अबव द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, कि कोई भी व्यक्ति लॉ से अबव नहीं है रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, चाहे वो किसी भी पद पर हो। देयर शुड बी इक्वल लॉ फॉर इक्वल पीपुल, इक्वल पीपुल के लिए इक्वल लॉ होगा। दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड इक्वली। ठीक है, तो दे शुड बी इक्वल लॉ, देयर शुड बी इक्वल लॉ फॉर इक्वल पीपुल और दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड इक्वली। तो सेम पीपुल के लिए सेम प्रकार का लॉ मिलेगा, इक्वल लॉ मिलेगा इक्वल पीपुल के लिए, और उनको एडमिनिस्टर इक्वली किया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए कॉमन लॉ होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई इसके तो यार विकलांग में एक पैर ज्यादा कटा हुआ, इसका कम कटा हुआ, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीट करोगे, नहीं। विकलांग की कैटेगरी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके लिए इक्वल लॉ होगा। ठीक है, महिलाएं हैं तो चाहे कोई महिला ज्यादा दुखी हो, कोई कम दुखी हो, चाहे एज ज्यादा हो चाहे कम हो, उन महिलाओं के कॉमन वर्क के लिए कॉमन कानून होगा और उसी के अनुसार उनको प्रशासित किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इक्वली उस कानून के अकॉर्डिंग। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया एक शब्द था जो एक नेगेटिव फ्रेज है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया एक नकारात्मक वाक्यांश है। दिस इज द नेगेटिव फ्रेज बोरोइंग फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने यह शब्द लिया है, नेगेटिव वाक्यांश है कि विधि के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। पॉजिटिव टर्म्स क्या है? विधियों के समान संरक्षण। ये एक पॉजिटिव टर्म्स है जो हमने अमेरिका से ली थी। ठीक है, विधि से समान संरक्षण यूएसए से लिया था। विधियों का सकारात्मक रूप है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हमने लिया था। विधियों का समान संरक्षण क्या करता है कि समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। एक विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति है और वैसा ही व्यक्ति कोई दूसरा आ गया उस विशेष परिस्थिति में, तो उन समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के
उस समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, इक्वल बिहेवियर किया जाएगा सिमिलर सर्कमस्टांसेस वाले पर्सन के साथ। तो ये जो विधियों के समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये कहता है एक ही परिस्थिति के लोग हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स में लेता है। वहां नेगेटिव टर्म्स ये थी कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पॉजिटिव टर्म्स क्या हो सकती थी कि कानून के लिए सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, तो समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा। ट्रीट एवरी पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस इक्वली, यह कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यूएसए से लिया गया कंसेप्ट है, जो वीडियो का पॉजिटिव रूप विधि का बताता है। दिस इज बोरोइंग फ्रॉम यूएसए, इट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। और ये दोनों वाक्य विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। इन दोनों वाक्यों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है कि समान रूप से न्याय होना चाहिए, व्यक्ति के साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए। तो बोथ फ्रेजेज कौन कौन से? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इन दोनों फ्रेजेज का वन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है इक्वल जस्टिस। ठीक है, केस लॉ से समझते हैं इन चीजों को। पश्चिम बंगाल अनवर अली सरकार का एक केस था। इस केस में कहा गया कि विधियों का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उपसिद्धांत है। तो विधि के समक्ष समता मुख्य सिद्धांत है और विधि का समान संरक्षण है विधि के समक्ष समता वाले सिद्धांत का ही सब सिद्धांत है। तो ये अनवर अली सरकार ने इन दोनों चीजों को, जो अलग अलग हमने विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता जो दोनों शब्द पढ़े हैं, इनको डिफाइन किया कि विधि के समक्ष समता मेन लॉ है और इसके अंदर विधि के का समान संरक्षण एक उपसिद्धांत के रूप में निहित है। वेस्ट बंगाल और अनवर अली सरकार में क्या कहा गया? प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज कोरोलरी ऑफ इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए कोरोलरी ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ। चिरंजीत लाल भारत संघ का केस इंपॉर्टेंट केस है, पूछा गया केस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आगामी वैकेंसियां हैं, लगभग 160-70 जेलों की पोस्टें आ रही है और अभी शायद जेल आरपीएस जेडीए के अंदर चल रही है, जो आरपीएससी करा रही है। 12 पोस्टें, वहां भी 10 से 12 पोस्टें इंक्रीज हो जाएगी, 24-25 पोस्टें आ जाएगी। तो ऐसे जो छोटे एग्जाम जहां लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज ज्यादा है, वहां ऐसे केसेस चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ वाले पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट केस है कि वर्गीकरण जो आप करोगे, कानून ने तो कह दिया कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पर आप समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करोगे तो आप जो समान लोग हैं उनको अलग अलग परिस्थिति के अनुसार कैटेगराइज करोगे। तो वो कैटेगराइज जब आप करो, क्लासिफिकेशन जब आप करो, तो क्लासिफिकेशन रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। ये केस में कहा गया चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ में। जैसे आरक्षण में हमें कई अलग अलग कैटेगरियों में बांटा, जनरल, फिर आई ओबीसी। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी थी कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, एफटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, कई कैटेगरी बांटी। हर कैटेगरी का अपना अपना अलग अलग ग्राउंड तैयार किया गया। ठीक है, कि किसको कास्टिज्म के आधार पे दे रहे हैं, किसको आर्थिक स्थिति के आधार पे दे रहे हैं, किनको सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे दे रहे हैं। और इन सब का एक था कि समान रूप से सभी व्यक्ति आ सके, उसके लिए आरक्षण दिया गया था कि सबको इक्वल स्टेज पर लाया जा सके। ठीक है, तो जो जनरल वर्ग है वहां से लेकर आरक्षण की एक व्यवस्था शुरू करी, जो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एफटीएससी पूरे कैटेगराइज होती चली गई। तो ये कह रहे हैं चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ की वर्गीकरण जो आप करोगे, कि किसी क्लास का वर्गीकरण करते हो, कि जैसे लोग हैं, लोगों को किसी आधार पे आप क्लासिफिकेशन करते हो, तो उस क्लासिफिकेशन
युक्ति युक्त होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए कि हम इस आधार पे कर रहे हैं। जैसे 2013-14 के आसपास गुर्जर आंदोलन चला, गुर्जर समाज ने जो आरक्षण मांगा, उस आरक्षण का ग्राउंड था सामाजिक पिछड़ापन, और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर गुर्जर समाज को आरक्षण दिया गया। ठीक है, गुर्जर समाज में अच्छे लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दूध से रिलेटेड कार्य करते हैं, पर कुछ ही लोग सशक्त हैं, बाकी लोग जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए, एजुकेशन नहीं है, एक आम धारा के साथ वो जुड़ नहीं पाए, तो इसलिए एक आरक्षण की व्यवस्था करी कि ये भी मुख्य धारा में आए, जॉब को प्राप्त करें, और जॉब को प्राप्त करके अब आप एक पर्सन को देखना जो किसी आरक्षण कैटेगरी में आता है और वो उसके पिता जॉब लग जाते हैं, तो उस आरक्षण कैटेगरी में जॉब लगने वाला व्यक्ति की फैमिली पूरी आप बदल जाती है। तो ये एक सरकार की व्यवस्था होती है कि आरक्षण दे ताकि अधिक से अधिक लोग उस समाज के मुख्य धारा में आए, और वो गवर्नमेंट जब एम्प्लॉय हो जाते हैं तो एक बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, अच्छी मुख्य धारा में लाने का काम हो जाता है। आप देखना, जैसे आज भी कहते हैं कि एफटीएससी पिछड़ा हुआ है, पर आप उसको देखोगे कि कोई अगर एफटीएससी से आरएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे कहीं बैठा है, जुडिशरी में अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो उसकी फैमिली बिल्कुल फील नहीं होगा आपको कि ये आरक्षण वाली कैटेगरी से सेलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि सब कुछ बदल जाता है। आदमी जब जिन लोगों के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है, और आप जब ऑफिस कल्चर में आओगे तो वहां हर कैटेगरी के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, तो जिन लोगों में बैठोगे, जैसे रहोगे वैसे आप बन जाओगे, ये कॉमन कंसेप्ट है। और इसी का प्रभाव होता है कि आदमी को आरक्षण दिया जाता है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके और उनमें आगे बढ़ सके आम जनता के साथ। तो वर्गीकरण जब आप करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, वो रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए। एक लीगल पर्सन को, विधिक व्यक्ति को भी एक अलग से कैटेगरी माना गया, तो अनुच्छेद 14 विधिक व्यक्ति को भी उपलब्ध है। चिरंजीत लाल के केस में यह बात कहा गया कि एक लीगल पर्सन है, कोई कंपनी भी है, कोई मंदिर है, समिति है, उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, कानून के बराबर एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। चिरंजीत लाल, यूनियन ऑफ इंडिया, क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड। तो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। जब आप क्लासिफिकेशन दो तो उसका ग्राउंड बहुत रीजनेबल होना चाहिए। ए लीगल पर्सन वाज आल्सो कंसीडर ए क्लास, आर्टिकल 14 इज आल्सो अवेलेबल फॉर लीगल पर्सन। कोई भी लीगल पर्सन है उसको आर्टिकल 14 का आरक्षण का, आर्टिकल 14 का समता का फायदा मिलेगा, उसको इक्वल माना जाएगा। जैसे आप सरकार के समक्ष, सरकार कोई भूमि है, सरकार कहती है कि हम एक कॉलोनी निकाल रहे हैं, किसी प्रकार की रेजिडेंशियल कॉलोनी, और वहां मकान दे रही है आम जनता को, तो कोई सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई एनजीओ, कोई संघ है, यूनियन है जो रजिस्टर्ड है, वो एक लीगल आइडेंटिटी होगी, तो वो यूनियन भी, रजिस्टर्ड एनजीओ भी अपने लिए, कार्यालय के लिए वहां आवेदन कर सकता है कि हमें भी दो। तो क्या हो गया, एक लीगल पर्सन आल्सो कैटेगरी, और सरकार के सामने वो भी एक जनरल पर्सन की तरह इक्वलिटी रखेगा कि जैसे आम जनता आवेदन कर रही है वैसे उस लीगल बॉडी को भी उस आवेदन में इक्वल माना जाएगा। और सरकार चाहे तो उसके लिए अलग से कैटेगराइज कर सकती है, जैसे एजुकेशन संस्था, हॉस्पिटल, इनके लिए अलग से कैटेगरी बना सकती है कि भाई इनको इतनी % आपको भूमि अलॉट करनी है। काठी रेनिंग, सौराष्ट्र राज्य का केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पहली बार वर्गीकरण को लेकर कि जब आप लोग विधि के समक्ष किसी व्यक्ति को समान मानते हो पर किसी ग्राउंड पर आप वर्गीकरण करते हो, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी की, काठी रेनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य। गुजरात का एक एरिया है सौराष्ट्र, पहले अलग से राज्य हुआ करता था, उस समय का पुराना केस है। तो काठी रेनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि वर्गीकरण युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, कि जब आप किसी पर्सन का क्लासिफिकेशन करते हो तो वो रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिटरी नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्गीकरण युक्त होना चाहिए। युक्त कि किस ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड पर आप किसी पर्सन को अलग कर रहे हो। जैसे हमारे अधिकतर आरक्षण आप देखोगे सामाजिक
या जाति के आधार पर मिले हैं। पर अभी जो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया गया ईडब्ल्यूएस, आर्थिक आधार पर आरक्षण रखा कि वे कैटेगरी जिनको किसी भी आरक्षण कैटेगरी में नहीं है, मतलब जनरल में आ रहे हैं या ओबीसी की जो क्रीमी लेयर वाली सीरीज है उसमें आ रहे हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति 8 लाख से कम इनकम रखते हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो जनरल आरक्षण कैसे था? सामाजिक पिछड़ेपन पे, पर सरकार को लगा कि जनरल में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब जनरल वाला सामाजिक पिछड़ेपन में तो नहीं आ रहा, पर आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में आ रहा है, तो वर्गीकरण के ग्राउंड तैयार हुआ कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जनरल कैटेगरी में से 10% आरक्षण दे दो, ताकि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिल सके और एक बड़े वर्ग की डिमांड पूरी हो सके। तो वर्गीकरण युक्ति युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल नॉट आर्बिटरी। दूसरा, वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। बोधगम्य अंतरक क्या होता है? ऐसा कोई ग्राउंड जिस पर तर्क किया जा सके, ठीक है। बोधगम्य अंतरक कि आप इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कि आप तर्क के आधार पे उस ग्राउंड में अंतर कर सके। जैसे मैं अभी गुर्जर आरक्षण की बात कर रहा था, अच्छा मैं जाट आरक्षण की बताता हूं। आप जाट आरक्षण की स्थिति देखोगे तो राजस्थान में जब जाट आरक्षण मिला तो 2 जगह राजस्थान में पहले शासक हुआ करते थे, जाटों की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, भरतपुर और धौलपुर, दोनों जगह जाट शासक हुआ करते थे। तो जब आरक्षण दिया गया राजस्थान में जाटों को, तो वहां के राजाओं ने, राजा जो मतलब राजा पहले हुआ करते थे, अब तो ही जाइनेस वगैरह एक पदवी लगा लेते हैं, हालांकि वो भी नहीं है, सब कानून के सामने इक्वल है। पर दोनों जगह जो महाराजा हुआ करते थे भरतपुर और धौलपुर के, उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम जनरल वाले लोग हैं, हमें किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। और उन 2 जिलों ने अपना आरक्षण त्याग दिया, राजा साहब ने वहां आरक्षण लोगों को नहीं लेने दिया, वो जनरल में आ गए। अब उस समय तो त्याग दिया, अब बात आती है कि वो तो समय निकल गया, राजा साहब के साथ था, निकल गए। अब जब वहां के लोग केंद्र की वैकेंसीज में जनरल में जाते हैं और पास वाले जिले का व्यक्ति, क्योंकि भाई लोग थोड़ी बदल जाएंगे, भरतपुर और धौलपुर में ऐसा तो है नहीं कि एक महाराजा के कहने पे बाकी सारी जनता भी महाराजा थी। वो तो आज के जमाने में तो चाहते हैं कि आरक्षण का फायदा मिले, 3 नंबर का ही फायदा मिले, 2 का ही मिले, कम से कम आरक्षण में बेनिफिट है। जनरल की अपेक्षा तो 2-3 नंबर कम में सिलेक्शन हो रहा है। तो आज वहां की जनता डिमांड करती है कि हमें ओबीसी में लिया जाए। अब ये आरक्षण जो दिया था, वो आरक्षण दिया था सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे, और वहां के राजा ने कह दिया हम सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं, हम तो जनरल में ही रहेंगे। अब वहां की जो आम जनता है वो तो कह रही कि भाई सामाजिक रूप से तो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं ही ना। हर जाट उस स्थिति में नहीं है कि वो एजुकेशन सामाजिक रूप से इतना आगे बढ़ चुका है या एजुकेशनल रूप से इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। हर समाज के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ापन तो है ही थोड़ा बहुत। तो अब वो आरक्षण की डिमांड करते हैं। तो जिस ग्राउंड पे आरक्षण दिया गया वो एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, जिस पर तर्क किया जा सके कि इस ग्राउंड पे हम आरक्षण दे रहे हैं। और जो अंतरक होगा कि हम किस ग्राउंड पे तो दे रहे हैं और किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण दे रहे हैं, उनमें कॉमन संबंध होना जरूरी है। अगर उनमें रिलेशनशिप नहीं है तो वो ग्राउंड का अच्छा नहीं होगा और उसके आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे एक कॉमन बात करता हूं कि हमने ग्राउंड तो तैयार किया आर्थिक रूप से आरक्षण का, और हम उस आर्थिक रूप से आरक्षण की कैटेगरी को देकर और उसका उपयोग ले रहे हैं चुनाव में। उद्देश्य क्या है कि चुनाव में इनको आरक्षण मिल जाएगा तो सीटें मिल जाएगी तो ये राजनीतिक रूप से। भाई आपका ग्राउंड क्या था कि आर्थिक रूप से सशक्त करना था, आर्थिक आधार पे आपने आरक्षण मांगा था और आप इसका यूटिलाइज कर रहे हो चुनाव में। उद्देश्य आपको आर्थिक सशक्त करना था, अब चुनाव में तो ये आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करेगा ना।
तो आर्थिक आरक्षण ले रहे हो तो उसको आर्थिक रूप से बेनिफिट देना है। कहां देना है कि जॉब में मिल सकता है, क्योंकि व्यक्ति जॉब में आता है तो उसका आर्थिक रूप से बढ़ता है। आप फीसों में देखना, फीस में आपको डिफरेंस मिलेगा। आप चाहे एमबीबीएस बीटेक वगैरह जाओ, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां भी फीसें हैं, आपको कैटेगरीज की फीसों में अंतर नजर आएगा। फॉर्म भरोगे तो भी नजर आएगा। तो आपका जो ग्राउंड है और आपका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, तो जिस ग्राउंड पे आरक्षण दे रहे हो क्या वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के हिसाब से उपयोगी है, उन दोनों में तर्क संगत संबंध है या नहीं है, ये देख के आरक्षण दिया जाएगा। तो यहां पहली बार आरक्षण देने के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी करी थी काठी, रेनिंग और सौराष्ट्र राज्य में। वर्गीकरण युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं। क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल नॉट आर्बिटरी। वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अंतरक और उद्देश्य में तर्क संगत संबंध होना चाहिए। देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य का केस 1974 का इंपॉर्टेंट केस है। इसने एक समता के सिद्धांत को नया रूप देते हुए कहा, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु के केस में समता के सिद्धांत के नए आयाम को नए एस्पेक्ट के रूप में कहा कि नैसर्गिक न्याय मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। समता और मनमानापन एक दूसरे का शत्रु है। जहां भी कोई कार्य मन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, मनमाना किया जाएगा, वहां असमानता जरूर होगी और आर्टिकल 14 का अतिक्रमण होगा। तो इन्होंने कहा कि मनमाना कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ नैसर्गिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए। अगर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लग गया तो समता का सिद्धांत अपने आप लग जाएगा। नैसर्गिक न्याय मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां भी कोई कार्य मनमाना किया जाएगा, मन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, वहां असमानता जरूर होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। आप देखोगे, आप इंटरव्यू के स्टेज पे जाते हो, आरजेएस में जाते हो, लॉ ऑफिसर जो जूनियर लीगल ऑफिसर का वैकेंसी होती है वहां जाते हो। एपीओ में तो अब नहीं रहा इंटरव्यू, पहले हुआ करते थे। तो जिस भी स्टेज पे जाओगे, इंटरव्यू में एक कॉमन चीज लगती है कि कई बार ऐसा भाग्य से हो जाता है कि आप जिस कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़े हो, कई बार वो वहां इंटरव्यू पैनल में होते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति इंटरव्यू पैनल में आपको देखता है, वो वहां बैठ के मुस्कुरा जाता है और उसकी कोशिश रहती है मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको 4 पॉइंट ज्यादा ही दे के जाऊं। हालांकि वो करने क्या गया है कि एज पर टैलेंट, एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर इंटरव्यू में उसको मार्क्स दूंगा। पर जैसे ही कोई अपना आदमी दिखता है, हमारे 2 मार्क्स ज्यादा देने का आ ही जाता है। आपको जो भी वैकेंसियों में सेलेक्ट हुए हैं, कई पॉइंटों से चुके हैं, वो जानते हैं आधा नंबर, 0.11 नंबर, 0.22 नंबर, 0.33 नंबर, 1 नंबर, कितना माइनर डिफरेंस है। वो वेटिंगों में रहते हैं, नौकरी चूक जाते हैं और वो चूकने के बाद कई बार जीवन में मिलती है, नहीं मिलती, ऐसी स्टेजों से भी गुजरते हैं। तो कहा कि जहां भी अगर मनमानापन आएगा वहां समानता नहीं आएगी और आर्टिकल 14 का अतिक्रमण होगा। ईपी रोयप्पा तमिलनाडु राज्य का केस इंपोर्टेंट केस है। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु स्टेट दैट नेचुरल जस्टिस एज ए न्यू डायमेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर एंटी ethical to each other. Wherever an action is arbitrary, there will inevitably be inequality and the violation of Article 14. इंग्लिश ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन से की गई है, तो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं है, तो एक बार आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगला केस मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है। आर्टिकल 14 मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसको ईपी रोयप्पा वाले केस है, इसको कंफर्म किया था मेनका गांधी के केस में, जो 1978 का केस था। बहुत लीडिंग केस क्लोज रहा है इंडिया की हिस्ट्री का ये।
1978 का मेनका गांधी का केस कि आर्टिकल 14 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन आर्बिटरीनेस। FN बलसारा वर्सेज मुंबई राज्य, मेनका गांधी को कुछ लोग जानते नहीं होंगे। जो आज आप सोनिया गांधी को देख रहे हो, इस सोनिया गांधी की देवरानी थी मेनका गांधी, अभी भी हैं, सांसद है मेरे हिसाब से कहीं से, या सांसद नहीं है, मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहती थी, जानवरों की रिलेटेड NGO में काम करती है, अच्छे नेता हैं, वरुण गांधी की मां है। तो उस समय जब 1978 में इमरजेंसी खत्म हुई थी, जनता दल में थी, तब ये उन्होंने केस लड़ा था समता के अधिकार के रिगार्डिंग, और बहुत लीडिंग केस था, कम से कम 11 या 12 अलग अलग बातें इस केस में कही गई थी मेनका गांधी में। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 पे थी कि आर्टिकल 14 मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। FN बलसारा मुंबई राज्य कहां पढ़ा था आपने? पृथक्करण के सिद्धांत में पढ़ा था ये, ठीक है ना, याद आ रहा होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी। समानता का अर्थ समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता। समानता का अर्थ यह नहीं है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, उसका अर्थ यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समरूप व्यवहार किया जाए, एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है। इक्वलिटी डज नॉट मीन ट्रीटिंग पीपुल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस आइडेंटिकली सिमिलरली, नॉट आइडेंटिटी इज सफिशिएंट। कहने का मतलब कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना ही उचित नहीं है, बल्कि समरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। समान व्यवहार, समरूप व्यवहार में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बेसिकली कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी गरीब व्यक्तियों को हम खाना खिला रहे हैं और वहां हम एक जनरल समरूप व्यवहार ये होता है कि हम देखते हैं कि गरीब व्यक्ति है, सबको इक्वल इक्वल, हमने जैसे मान लो कि खाने में हम 4-4 रोटी और सब्जी उनको दे रहे हैं, हमने इक्वल इक्वल रोटियां दे दी। कई बार हम देखते हैं कि उन्हीं समान व्यक्तियों के साथ एक महिला भी है जिनको हम खाना दे रहे हैं और उस महिला के हाथ में एक 4-6 महीने का बच्चा है। तो हमारा वहां हम समान परिस्थिति वालों के साथ समरूप व्यवहार कर रहे थे, अभी समरूप व्यवहार करते करते सबको 4-4 रोटी दे रहे थे, हमारा अचानक चला जाता है 6 महीने का बच्चा भी है इसके पास, 1-2 रोटी इसको एक्स्ट्रा दे देता हूं ताकि भाई इसी महिला के रोटी खाने से इसके बच्चे का भी पोषण होता है, तो 1 आध रोटी ज्यादा ताकि इस बच्चे का भी पोषण हो चुके। तो हम वहां समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार समान ही कर रहे हैं, सबको खाना ही खिला रहे हैं, पर समरूप व्यवहार नहीं कर रहे, क्योंकि एक व्यक्ति को हम एक्स्ट्रा रोटी दे चुके हैं। तो यहां कहा गया है कि समानता का अर्थ केवल यह नहीं है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि समरूप व्यवहार किया जाए, ऐसा समानता का अर्थ होना चाहिए। PV शास्त्री, भारत संघ, इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री एक अलग वर्ग का गठन करता है। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, आर्टिकल 14 के अनुसार सब बराबर है, पर विभिन्न स्थानों पे हमें उन समान लोगों का भी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री एक अलग वर्ग का गठन करता है। ये इसलिए कहा गया था कि कई जगह उसको प्रिविलेज मिलते हैं। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री के अलग अलग प्रिविलेज है, जिन्हें पद पे रहते हुए भी उसको कई प्रिविलेज मिलते हैं, या किसी भी कैटेगरी के अंदर जहां ऐसे लोगों की बारी आती है जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए प्रिविलेज होते हैं, तो वहां कहा गया कि ये प्रधानमंत्री एक अलग सेपरेट क्लास धारण करता है, और सेपरेट क्लास के आधार पर उसको आम जनता से अलग किया जा सकता और किसी प्रकार का फायदा दिया जा सकता है। जैसे आप देखोगे हाईवे पे सबसे टोल वोल लिया जाता है, इक्वली टोल पे करते हैं हम लोग। अब वहां कुछ कैटेगरी है, एक अलग क्लास बनाई हुई है कि इनके टोल फ्री रहेंगे। आप पढ़ना, उसमें प्रधानमंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, जनरल जजेज नहीं है जिला वाले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज। तो कहा कि प्रधानमंत्री भी एक अलग क्लास हो सकता है। जैसे ये अभी हाईवे पे मैंने बताया कि सभी लोगों से टोल लिया जाएगा, जनरल रूल यही है, पर उन्होंने एक क्लास बना दी कि सेना है,
राष्ट्रपति, इन लोगों से हम तोल नहीं लेंगे, ये एक अलग क्लास बना दी कि इनको हम प्रिविलेज देते हैं। तो पीवी शास्त्री भारत संघ के प्रधानमंत्री भी एक अलग वर्ग का गठन करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भरत कुमार लास्ट लॉ ऑफिसर के एग्जाम में पूछा था कि भारत बंद का आयोजन अवैध और असंवैधानिक है, ये किस केस में कहा गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेज भरत कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेज भरत कुमार, ऑर्गेनाइजिंग ए नेशन वाइड स्ट्राइक, मतलब भारत बंद इज इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो भारत बंद का आयोजन अवैध, असंवैधानिक है। कई बार क्या होता है, सरकार कोई फैसला लेती है और सरकार जब जब कोई फैसला लेती है तो कोई एक वर्ग विशेष उसके विरोध में जाता है और विरोध में जाके सांकेतिक रूप से आप कुछ समय के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं कि 2 घंटे के लिए बाजार बंद है, पूरा भारत बंद है, पर आप उसको एक प्रॉपर एजेंडा चला के उस फैसले को पलटने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि 5 दिन तक लगातार भारत बंद चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार सब कुछ चौपट है। और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का विशेष रूप से चाइना से लगाव रहा है। सारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के सिद्धांत पे चलती है, तो विदेशी सरकारों के द्वारा जो फंडिंग की जाती थी, उस फंडिंग के बिहाफ पर ये क्या है, एक एजेंडा चला के भारत बंद रखती थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सांकेतिक रूप से भारत बंद का आयोजन कर सकते हैं, पर अगर आप सांकेतिक रूप से भारत बंद करके विरोध नहीं जताने की जगह आप लिए गए फैसले को बदलवाने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाने के पर्पज से लगातार भारत बंद कर रहे हैं, तो ऐसा भारत बंद का आयोजन अवैध और असंवैधानिक है। ठीक है, कोर्ट में जो आप हड़ताल करते हो वो भी असंवैधानिक है। किस केस में कहा गया बताओ, कोई कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि कोर्ट में जो आप हड़ताल करते हो, वकील द्वारा हड़ताल की जाती है, वो भी असंवैधानिक है। किस केस में ऐसा कहा गया? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। डीएफ नगारा वर्सेज भारत संघ, समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकार के जीवन को ऊंचा करना है। कहां पढ़ा था समाजवाद का कंसेप्ट? याद आ रहा है कहीं? समाजवाद को मैंने कहां बताया था? आर्टिकल 39B और 39C, ये दोनों समाजवाद के मुख्य तत्व है कि हमारे भौतिक संसाधनों पर इस प्रकार से स्वामित्व चले, सरकार के नियंत्रण में रहे कि सबके सार्वजनिक हित में उनका उपयोग किया जा सके। धन और उत्पादन साधनों पर इस प्रकार नियंत्रण हो कि उसका सामूहिक हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। ये दोनों कंसेप्ट 39B और C में आते हैं। और डीएफ नकारा वर्सेज भारत संघ के केस में कहा गया कि समाजवाद का मूल तत्व क्या है? कमजोर वर्ग और कर्मकार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म इज टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वीकर सेक्शन एंड वर्कर। वीकर सेक्शन और वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने का ही फंडामेंटल एलिमेंट है किसका? सोशलिज्म का, समाजवाद का। किस केस में कहा गया? डीएफ नगारा वर्सेज भारत संघ। याद रखना, इंपोर्टेंट केस फ्लोज है। एयर इंडिया नरगिस मिर्जा, क्या कहा एयर इंडिया नरगिस मिर्जा के केस में? इसमें क्या किया था? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, 2 एयरलाइंस कंपनियां थी, इन्होंने नियम बनाया। नियम क्या था कि महिलाएं जो एयर होस्टेस नियुक्त होती है, एयर होस्टेस, तो जो महिलाएं एयर होस्टेस नियुक्त होती है, अगर वो नियुक्ति के बाद 4 साल के अंदर विवाह कर लेगी तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर होस्टेस जितनी सुंदर होगी उतनी एयरलाइंस में लोग ज्यादा आएंगे। उस समय ये माइंड में कंसेप्ट चलता था, सोशल मीडिया नहीं थी कि आपने बिस्तर में रीलें देखी, सुंदरता देख ली। उस समय खर्चा करके और आपको एरोप्लेन में जाके सुंदरताएं देखनी पड़ती थी। एयर होस्टेस, जो सुंदर सुंदर एयर होस्टेस उस समय होती थी, तो उनका शारीरिक रूप से जो विवाह के बाद बदलाव आ जाते हैं, उस बदलाव को रोकने के लिए कानून क्या बनाया कि महिलाएं नियुक्ति के बाद 4 वर्ष के अंदर अगर विवाह कर लेगी तो उसको नौकरी से हटा देंगे। तो आप जैसे नौकरी लगते हो एयर होस्टेस, 4 साल के अंदर विवाह नहीं कर सकते। यह बाध्य कर दिया एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने। इस केस को नरगिस मिर्जा वर्सेज, ये 1981 है भाई, इसको 1981, ठीक है। तो
एयर इंडिया नरगिस मिर्जा के केस में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि उसके द्वारा वायुयान परिचारिका एयर होस्टेस की सेवाएं विभेद करती थी। विवाहित और अविवाहित महिलाओं को नियुक्ति के समय जो नियुक्ति दी जाती थी उन नियमों में विभेद करती थी और उनको समान रूप से कानून के अनुसार ट्रीट नहीं किया जा रहा था। आर्टिकल 14 में उनको समान नहीं माना जा रहा था। इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया किनको, जो रूल बनाए थे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने। किस केस में? एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। द रूल फ्रेम बाय एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस वर डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट द सर्विस कंडीशन ऑफ एयर होस्टेस अंडर देम इज discriminatory. Women would be removed from service if they married within 4 years of appointment. अगर कोई शादी से 4 साल के अंदर मेरिट कर लेती थी तो उनको रिमूव कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। ये रूल था, ये डिस्क्रिमिनेटरी रूल था। इस आधार पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि आर्टिकल 14 का अतिक्रमण करता है, एंक्रोचमेंट करता है आर्टिकल 14 का। आगे बढ़े। जॉन वलामटम वर्सेस भारत संघ, लीडिंग केस लॉज रहा है जॉन वलामटम का। ठीक है, 2003 में इस केस लॉज में क्या कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम 1950 की धारा 118 विभेदकारी होने के कारण आर्टिकल 14 का अतिक्रमण करती है और इस धारा 118 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। इसमें चेंज कर दिया गया आर्टिकल सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 118 क्या कहता था कि भैया पिता की संपत्ति में हक बेटों को, तो भाई बेटियां कहां गई? तो ये सक्सेशन अधिनियम की धारा 118 विभेदकारी थी, लड़के और लड़की में अंतर करती थी, सक्सेशन के मामले में समानता नहीं बरतती थी लड़के और लड़की, पुत्र और पुत्री के बीच में। इस कारण इसको अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती थी। बाद में इसको चेंज करके और महिलाओं को भी संपत्ति में समान रूप से अधिकार दिया गया। जॉन वलामटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 118 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 वोलेट आर्टिकल 14 ड्यू टू इस डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। क्लियर है? सीवी मुतम्मा, भारत संघ, महिला कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया जाना आर्टिकल 14 का अतिक्रमण माना गया। कहीं पर एक ही पोस्ट पर 5 लोग बैठे हैं, 4 पुरुषों को प्रमोशन दे दिया, 5वीं महिला को नहीं दिया जा रहा है इस आधार पर कि वो महिलाएं हैं, तो इसको महिला कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया जाना आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना। क्योंकि आर्टिकल 14 तो कह रहा है सब बराबर है पुरुष महिला, तो फिर आप विभेद नहीं कर सकते प्रमोशन के अंदर। मोस्टली उन पोस्टों पे जहां कोई पुरुष का वर्क कल्चर ज्यादा होता है, जैसे मैकेनिकल क्षेत्र, वहां ताकत की बात आती है और ताकत के मामले में महिला से ज्यादा पुरुषों को ताकतवर माना जाता है। तो उन केसों में क्या होता था, विभेद किया जाता था कि महिला को प्रमोशन नहीं देते थे, पुरुषों को प्रमोशन दे देते थे। तो ऐसा कोई एरिया जहां महिलाओं को प्रमोशन नहीं दिया जाता, पुरुषों को प्रमोशन दिया जाता था, उसको आर्टिकल 14 के अंतर्गत विभेदकारी माना, आर्टिकल 14 का अतिक्रमण माना। किस केस में? सीवी मुतम्मा वर्सेस भारत संघ। तो नॉट प्रमोटिंग ए फीमेल एम्प्लॉय वाज कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। जैसे एक और केस देखना, चारू खुराना, भारत संघ का 2015 का केस लॉज है कि फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, सुंदर बनाते हैं किसी व्यक्ति को, उसके पद के लिए महिलाओं को पात्र नहीं माना गया। यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना गया। हालांकि मेकअप में महिलाएं एक्सपर्ट होती है, पता नहीं क्यों फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को मेकअप आर्टिस्ट के रूप में पात्र नहीं माना गया। तो अगर वहां महिलाओं को मेकअप आर्टिस्ट के रूप में पात्र नहीं माना था, तो इसको आर्टिकल 14 में असमान व्यवहार के अंदर मानते हुए आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना चारू खुराना के केस में कि आप विभेद नहीं कर सकते कि मेकअप आर्टिस्ट के रूप में महिला को नहीं लेंगे, केवल पुरुष को लेंगे। इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, यह कहा गया चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2015 में। नॉट कंसिडर्ड वुमन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टम मेकअप आर्टिस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री वाज कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो वुमन को कस्टम मेकअप आर्टिस्ट के रूप में नॉट एलिजिबल कंसीडर करने को
आर्टिकल 14 का वोलेशन माना। जावेद वर्सेस हरियाणा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। क्यों कि भाई पूछा ही जा रहा है। और अभी वापस इस जो विंटर सेशन में, जैसे राजस्थान में नगर पालिका पंचायती राज के चुनाव प्रस्तावित है, और अभी विंटर सेशन में सरकार ये शर्त हटाने वाली है कि 2 बच्चों से ज्यादा पैदा हो, 2 बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे वो भी चुनाव लड़ सकेंगे, तो इसको चेंज करने वाली वापस चर्चा में आएगा। जावेद वर्सेज हरियाणा का लीडिंग केस वापस आपके पास चर्चा में आएगा, क्योंकि जैसे विंटर सेशन जो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उसमें ये बिल लाया जाएगा, ऐसी संभावना है। क्योंकि बिल तैयार करने वाले लोगों से पता लगा है कि ऐसी कोई बिल तैयार हो रहा है। तो जावेद वर्सेज हरियाणा राज्य का लीडिंग केस लॉज है और वापस चर्चा में आएगा। तो हम पढ़ लेते हैं इसको कि 2 से अधिक बच्चे होने के कारण सरपंच उप सरपंच का चुनाव न लड़ पाने को संवैधानिक ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। बट बात यह है कि सरपंच के चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, सबको समान रूप से अधिकार है। तो 2 बच्चों के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा है उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इस ग्राउंड को आर्टिकल 14 का वोलेशन के आधार पर चैलेंज किया गया कि जो ये रूल आया है कि 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको आर्टिकल 14 के ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। तो ये केस चला जावेद वर्सेज हरियाणा राज्य का। हरियाणा में किसी जावेद नाम के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया सरपंची का, वो चला गया कोर्ट में। जावेद वर्सेज हरियाणा के केस में 2003 में सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट आया था, और 2 से अधिक बच्चे होने के कारण सरपंच उप सरपंच के चुनाव नहीं लड़ने देने को संवैधानिक ठहराया था, कॉन्स्टिट्यूशनल किया था उस लॉ को कि आप किसी पॉजिटिव बदलाव के लिए चेंजिंग करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, तो वो क्लासिफिकेशन वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे 10वीं पास 12वीं पास का भी किया, ताकि शिक्षित लोग राजनीति में आए, विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो आप जो भी चीजें चेंजिंग कर रहे हो, आर्टिकल 14 का वोलेशन कर रहे हो, तो उसका ग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे 2 से ज्यादा बच्चा वाला एक ग्राउंड था, ताकि लोग इस पॉलिसी को अपनाएं, 2 बच्चे वाली पॉलिसी को अपनाएं, और इससे जनसंख्या कंट्रोल किया जा सके। एक अच्छा ग्राउंड दिया था जावेद वर्सेज हरियाणा में। तो जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उसका ग्राउंड बहुत सॉलिड होना चाहिए। जावेद वर्सेज हरियाणा, disqualifying individual from contesting election for sarpanch and deputy sarpanch due to having more than 2 children was upheld as constitutional। तो क्या किया, डिस्क्वालीफाइंग किया गया था किससे, कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर सरपंच उप सरपंच। रीजन क्या था, ड्यू टू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन वाज अपहेल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया इस ग्राउंड को कि इस ग्राउंड के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना देना वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। मिट्टू सिंह, पंजाब राज्य, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 303 में चर्चा कर चुका हूं परसों भी इस धारा पर, कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही मर्डर के लिए चार्ज हो चुका है और उसको मर्डर के लिए सजा दी जा चुकी है, मर्डर के क्राइम के लिए सजा दी जा चुकी है, और वो उस सजा के कायम रहते हुए वापस मर्डर के चार्ज के लिए ट्रायल होता है उसका मर्डर के चार्ज पर, तो वहां उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये आईपीसी की धारा 303 कहती थी। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। किस ग्राउंड पर, कि आप समान व्यवहार नहीं कर रहे हो। आपको पहले किसी ने मर्डर किया, वहां आपने उसको चार्ज कर दिया। हो सकता है जेल में जाने के बाद उस व्यक्ति का मन बदल गया हो और वापस उसने क्राइम की दुनिया से दूर जाने का फैसला लिया हो, और अगर उससे जेल के अंदर अनजाने में न चाहते हुए भी गैर इरादतन हत्या हो जाती है किसी की, जहां उसका इरादा नहीं था, तो आप डायरेक्ट उसको मर्डर के लिए नहीं कर सकते। फिर समानता कहां आई, बात समानता की कहां आई? तो इसको समानता के आधार पर, समता के आधार पर, कि आप दोबारा जब ट्रायल, एक बार मर्डर के लिए आपने पनिशमेंट दे दिया और दोबारा जब आप उसका मर्डर के लिए ट्रायल कर रहे हो, तो आप फेयर ट्रायल करो। अगर वहां वो दोषी पाया जाता है तो उसको
जो आपको सजा लगती है 2, ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि एक बार मर्डर के लिए पनिशमेंट होगी और दोबारा मर्डर के लिए ट्रायल होता है और उसका पनिशमेंट होती है तो आप उसको डेथ पनिशमेंट ही देंगे। इस ग्राउंड को असंवैधानिक करार दे दिया, क्योंकि ये जज का जो फैसला था कि वो चाहे आजीवन पे कारावास देना चाहे या मृत्युदंड देना चाहे, उस फैसले पे विघ्न डालता था। वो समता का सिद्धांत को समाप्त करता था कि किसी व्यक्ति के साथ वो समान व्यवहार करे, उसके फैसले को ही खत्म कर दिया। आपने सीधा ही बाउंड कर दिया कि आपको मृत्युदंड देना होगा। तो मिट्टू सिंह पंजाब राज्य 1983 आईपीसी के सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। सेक्शन 303 ऑफ द आईपीसी वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस ऑफ मिट्टू सिंह वर्सेज पंजाब। डेनियल लतीफी वर्सेज भारत संघ, लीडिंग केस लॉज रहा है इद्दत की अवधि। मुस्लिम लॉज में जब आप देखते हो कोई व्यक्ति अलग हो जाता है, इद्दत की अवधि गुजरती है, तो वहां इद्दत की अवधि के पश्चात भी महिलाओं के भरण पोषण के प्रावधान को संवैधानिक ठहराया गया कि इद्दत की अवधि के बाद भी मुस्लिम महिला के भरण पोषण किया जाना चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया क्योंकि ये आर्टिकल 14 के अनुसार जो महिलाएं हैं जिनको अलग किया जा रहा है, उनको धर्म के आधार पर आप ये नहीं कर सकते कि उसको भरण पोषण से वंचित कर दो। तो जैसा हिंदू महिलाओं के साथ ट्रीट हो रहा था, वैसा ही मुस्लिम महिलाओं के साथ ट्रीट होना चाहिए। इद्दत की अवधि के दौरान तो मुस्लिम महिलाओं को देते हैं भरण पोषण, पर इद्दत की अवधि के बाद नहीं देते। तो यहाँ इद्दत की अवधि के पश्चात में महिलाओं को भरण पोषण का जो अधिकार दिया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था डेनियल लतीफी वर्सेज भारत संघ में, कि सभी महिलाओं को आफ्टर जो डाइवोर्स है या अलग है, सेपरेशन है, उस दौरान भरण पोषण का अधिकार है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत सभी महिलाओं के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। डेनियल लतीफी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2002, the provision of maintenance for women even after the period of iddat was upheld as constitutional in case of Daniel Latifi versus Union of India। क्या कहा था? The provision of maintenance for women even after the period of iddat was upheld as constitutional। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेज भारत संघ 2024 के आरजेएस के प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि किस केस में किन्नर, हिजड़े, ट्रांसजेंडर, अलग हिंदी में किन्नर शब्द यूज करते हैं, कई जगह जनरल भाषा में आप लोग कई जगह हिजड़े शब्द भी पढ़ोगे। हालांकि किन्नर उपयुक्त शब्द लगता है, इंग्लिश में यूज करें तो बड़ा अच्छा शब्द है ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ऐसे किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में अपनाया गया, प्रोविजन किया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में। ट्रांसजेंडर वर्ड रिकॉग्नाइज एज द थर्ड जेंडर, और कई जगह तो 20-30 जगह तो फॉर्म में भी प्रोविजन कर दिया मेल फीमेल थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के रूप में उनको जाना जाने लगा। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडर वर रिकॉग्नाइज एज द थर्ड जेंडर इन केस ऑफ नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अंबिका मिल्स गुजरात राज्य किस केस में कहां पड़ा था? याद आ रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहां लागू होता है, कहां नहीं लागू होता? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लागू होता है, नहीं होता? अंबिका मिल्स वर्सेज गुजरात राज्य में क्या कहा था, याद आ रहा है कुछ? इसमें कहा लीगल पर्सन भी एक अलग क्लास का गठन करता है। किस केस में? अंबिका मिल्स वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात में, कि अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो लीगल पर्सन की भी एक अलग क्लास बनाई जा सकती है। वो भी एक जनरल जो लिविंग पर्सन होता है उसके समान एक अलग क्लास बना सकते हो और उसके साथ समान रूप से व्यवहार कर सकते हो आर्टिकल 14 के अंतर्गत। तो ए लीगल एंटिटी कैन आल्सो बी कंसिडर्ड ए क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, अंबिका मिल्स वर्सेज गुजरात राज्य। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आईपीसी के सेक्शन 497 को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। आईपीसी का सेक्शन 497 है एडल्ट्री, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया कि आप विभेद नहीं कर सकते महिलाओं और पुरुष में, कि महिला ये कर रही है तो इसको एडल्ट्री बोल दो और पुरुष ये कर रहे हो।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया किसको? आईपीसी के सेक्शन 497 को। एडल्ट्री है ना, देख लेना एक बार, कि काफी समय से मैं कानून से नहीं, मतलब कह सकते हैं कि बेर एक्ट की हर धारा पे उतनी पकड़ अब है नहीं जितनी हुआ करती थी। हालांकि जब भी हम पढ़ते थे तब अलग स्थिति होती थी। आज अगर समय मिलता है, में क्या होता है, बेसिकली एक टीचर की क्वालिटी ये होती है कि टीचर तैयारी करके क्लास में आके बैठता है, और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बहुत जबरदस्त तैयारी करके आऊं कि 497 देख के आऊं कि क्या था क्या नहीं था। तो कई बार जैसे मैं रेंडमली आपको कोई सेक्शन है उसके बारे में बोल देता हूं, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें, थोड़ा सा रिस्क ले लिया करें। कई बार ऐसा है कि मैंने बोल दिया, हो सकता है ऊपर नीचे का सेक्शन बोलने में आ गया हो और आप उसी पर विश्वास करके आगे चले जाओ। तो जो कोई प्रॉपर सेक्शन है वो अब मेमोरी में नहीं है या नहीं, क्योंकि अब रिगार्डिंग हम कुछ अलग क्लास की चीजें ही पढ़ पाते हैं। पहले पूरे कानून पढ़ने होते थे, अब हमें एक स्पेशल कैटेगरीज में ही डील करना होता है। ठीक है, तो यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी वाज अपहेल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा 100% विश्वास मत किया करो, क्रॉस चेक कर लिया करो कि किस सेक्शन में क्या बात बोली है, क्या एक्चुअल में वो सेक्शन है। इसका एक फायदा तो ये मिलेगा कि मेरी गलती होगी तो आप कमेंट में आके बता दोगे, मैं भी अगली अवेयर हो जाऊंगा और आपको अगले दिन उस गलती को सही करा दूंगा। दूसरा फायदा ये कि आप क्रॉस चेक कर लोगे कि जो बात है, आप उस जगह पे जाओगे, उसको पढ़ोगे तो उस चीज को रिकॉल कर लोगे। क्रॉस चेक का फायदा हो जाएगा रिकॉल, क्योंकि जब भी मैं तैयारी करता था, उन फेज में था जब मैं तैयारी करता था, तो कभी भी कोई शब्द आता था, मैं उस शब्द को वहां जाके चेक करता था जहां कानून में वो लिखा हुआ है। उससे ये फायदा होता था कि आपकी उस पर जबरदस्त पकड़ बन जाती है। एक बात बोलता हूं, कई बार आपको वहम होता है कि सब कुछ आता है, आप पढ़ा रहे हो सर, आपको तो सब कुछ आता होगा, आप कहीं ना कहीं जिस भी जगह पर बैठे हो और तो आपको तो सब आता होगा, आप तो एक टीचर के रूप में पढ़ा रहे हो, बहुत नॉलेज है सर। एक शायरी कहूंगा इस पर, छोटी सी अच्छी शायरी है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। शायरी पर गौर करना, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। क्या है शायरी? कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। दौर होता था, एक समय होता था कि हम जिनको पढ़ाते थे वो जॉब लग जाते थे, हम रह जाते थे। हमने दौर देखा है, और कई बार उस वक्त मलाल रहता था कि यार हम में क्या कमी है। और आज भी मैं देखता हूं, कहीं दोस्तों को, साथियों को, सबको देखता हूं, और जब वो कहते हैं कि यार क्या कमी है, मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, ये शायरी मुंह पे ही रहती है कि यार किसी को कुछ नहीं आता। ये जो वहम है कि मुझे आता है सब कुछ, मुझे आता है, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है ना उसे सब कुछ आता है। समय होता है, कोई व्यक्ति है जो किसी अटेम्प्ट में बढ़िया रैंक के साथ आरजेएफ निकाल के गया, लॉ ऑफिसर की पोस्ट निकाल के गया, अगले अटेम्प्ट में वो प्री नहीं निकाल पाता। बहुत उदाहरण है मेरे सामने, तो इतने उदाहरण है। एक एग्जाम था, बहुत आज से 8-9 साल पहले का एग्जाम है, 2 मिनट लगेंगे, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूं। उस एग्जाम से पहले आरजेएस का फाइनल रिजल्ट आया था या मेंस का रिजल्ट आया था, और एक कोई हमारे साथी थी, आधे नंबर से वो रह गई थी, और उसके बाद लॉ ऑफिसर का रिजल्ट आया, वहां उनका सिलेक्शन हो गया। और हमारा उस वक्त सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि बहुत बुरा लग रहा है सर, मेरा तो मन नहीं कर रहा है ज्वाइनिंग करने का, ये वो सब। मुझे लगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका हो गया। 8-9 साल पहले की बात है, लगभग 9 साल हो गए होंगे उस बात को आराम से।
तो मुझे लगा कि ये इसलिए कह रही है कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा हो गया, तो हमारा ज्वाइन करने का मन नहीं है, आपका भी होता है ऐसा। मैंने थोड़ा सा कहा, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो उन्होंने, मुझे लगा कि मेरे लिए संवेदनाएं प्रकट कर रही है। उन्होंने कहा कि सर मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूं, मैं लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए बनी ही नहीं हूं। थोड़ा सा मुझे लगा यार ये बात क्या हो गई। मैंने कहा फिर किसके लिए बने हो? कि जज के लिए बने सर। उनका बहुत ठीक है, मोटिवेशन एक अच्छी बात है, आपके मन में प्रण है कि हम जज के लिए बने हैं, लॉ ऑफिसर के, पर जॉब लगने के बाद उस जॉब का कदर नहीं करके आप खुद के अंदर अहम दिखा रहे हो इस जगह कि मेरा ज्वाइन करने का मन नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख ऐसी नेगेटिव अप्रोच कि मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं उसके लिए बनी है, ये सीधा सीधा गॉड को चैलेंज करना है। भगवान तय करेगा कि आप किसके लिए बने हो, किसके लिए नहीं बने हो। और मन का कोई बात नहीं, वक्त बता देगा कि कौन किसके लिए बना है। हालांकि जब ऐसी बात बोलते हैं तो वो गॉड को चैलेंज होता है, कभी नहीं बोलनी चाहिए। अगला आरजेएस का प्री एग्जाम पास नहीं हुआ था, अगला आरजेएस का उसका प्री एग्जाम पास नहीं हुआ था। समझ रहे हो ना आप कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर चुका, उससे पहले के आरजेएस में आधे नंबर से रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति का प्री नहीं निकलना। और ऐसा नहीं था कि बहुत गैप के बाद है, लॉ ऑफिसर बनने के 4-6 महीने के अंदर प्री एग्जाम हो गया। तो आप इन एजुकेशन होते अंदर ईगो आ जाता है ना, जब कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं, ये पोस्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, लॉ ऑफिसर वगैरह, वहां सब कुछ खत्म है। फिर गॉड उसको एक बार रियलाइज कराएगा कि आप प्री निकालने लायक नहीं थे। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। वो वक्त था कि आपने कोई एग्जाम, आप आधे नंबर से फाइनल सिलेक्शन चूक गए, कहीं सेलेक्ट हो गए, और जिसका वक्त होता है उसको सब कुछ आता है, और वक्त नहीं होता तो आपसे सब गलतियां। कई ऐसे एग्जाम में जहां 110 नंबर या 120 नंबर या 140 नंबर सिलेक्शन गया, मैं 139 पे था। ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम में 145 नहीं ला सकता था, 140 कट ऑफ थी, मैं 145 भी ला सकता था, पर मेरा वक्त नहीं था वो। और जब मेरा वक्त आया, गोल्डन पीरियड आया, तो मैंने वो चीजें भी अचीव की है जो आज तक नहीं की। तो चीजों में फर्क आ जाता है कि मैंने वो चीज अचीव नहीं की थी, मेरे वक्त ने अचीव की थी। मैं उस पर अभिमान नहीं करता हूं कि मेरा वो प्राइम टाइम था जब मैंने क्या क्या अचीव किया था। तो मेरा प्राइम टाइम था, मेरे अंदर कुछ नहीं था। तो ये याद रखना कि आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 497 जैसे मैंने कहा कि एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पता नहीं एडल्ट्री हो ना हो, मैंने गलती से कह दिया हूं, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि आप इस विश्वास में रह जाओ कि ये तो सर्वे सर्वा नहीं है। मेरा टाइम अच्छा है और मुझे ठीक है, मैंने पुरानी जो मेहनत करी थी वो मेहनत में आपको डिलीवर कर पा रहा हूं। तो आप अपने रिस्क पे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। के.आर. लक्ष्मण वर्सेस तमिलनाडु राज्य, गुड़दौड़ केसल कौशल का खेल है, जुआ का नहीं। ये केस यहां क्यों पढ़ रहे हैं, गौर कीजिएगा। आर्टिकल 14 में यहां समानता की बात कहां आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है भाई? के.आर. लक्ष्मण का केस है, इसमें कहा कि घुड़दौड़, घोड़े की जो दौड़ होती है वो कौशल का खेल है, जुआ का नहीं। इसको आर्टिकल 14 में क्यों पढ़ रहे हैं? दिमाग पे जोर डाल के देखो क्यों पढ़ रहे हैं इसको आर्टिकल 14 में। पर यहां बात हुई कि घोड़ा तो दौड़ता है ना, तो 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई भी आगे निकल सकता है, ये तो टोटल जुआ है। तो यहां समानता वाली तो बात ही नहीं है, जुआ है, जुआ में तो सब लोग, समानता वाली बात कहां आएगी, ठीक है। तो यहां कहा गया कि नहीं, घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा कोई भी आगे निकल सकता है, ये जुआ वाला काम नहीं है। घोड़े पे बेटा जो घोड़े का चालक होता है उसका टैलेंट होता है कि वो घोड़े को किस प्रकार दौड़ा के जिता देता है। आप देखना, कार रेसिंग होती है, F1 रेसिंग होती है, माइकल शुमाकर से लेकर ब्रफ्टॉन, जो भी आज के समय के रेड बुल के चाहे मैक्लेरेन के अच्छे ड्राइवर्स हैं, उन ड्राइवर्स की स्किल होती है गेम को जीतना, ठीक है।
कारें सब वही है, इंजन वही है, सब सीसी, आप उसी ड्राइवर को दूसरी कार में बिठा दो, वो फिर भी जीत जाएगा। तो यहां कहा कि आप जुए के मामले में कह सकते हो कि सब इक्वल है और ये लक का खेल है, बाकी आप घुड़दौड़ को कौशल का खेल है, या इक्वलिटी की बात ही नहीं आती, या टैलेंट की बात है। इसलिए इसको आर्टिकल 14 में जुआ जो शब्द है वो इक्वलिटी के आधार पर एक लक फैक्टर पे काम करता है कि सब इक्वल है, एक व्यक्ति जुए में जीत जाएगा, यहां इक्वलिटी की बात आएगी। पर कहा कि घुड़दौड़ टैलेंट का खेल है, हॉर्स रेसिंग इज द गेम ऑफ स्किल नॉट गैम्बलिंग। के.आर. लक्ष्मण, तमिलनाडु राज्य। ये बात जो पीपी गर्ग के केस में कही गई थी, इंपोर्टेंट बात है, और इस बात को कोट करते हुए इस पर आपसे 3 नंबर का मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है परंतु वर्ग विभेद का निषेध करता है। इस पर टिप्पणी कीजिए। इतना सा लिख के देंगे डायरेक्ट कि समानता वर्गीकरण की अनुमति देती है, या समता का अधिकार वर्गीकरण की अनुमति देता है परंतु वर्ग विभेद का निषेध करता है। इस पर टिप्पणी कीजिए। इतनी सी लाइन लिख के आपको 3 नंबर में आपको दे दी जाएगी मेंस के अंदर, और बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। जब आप किसी प्रॉपर लाइन के आधार पर आंसर लिखते हो तो बहुत कम लोग उस पर अच्छे नंबर ले पाते हैं। पीपी गर्ग भारत संघ के केस में कहा था कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, क्लासिफिकेशन की तो अनुमति देता है पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देता क्लास के अंदर। तो क्लास सीधा मतलब समझेंगे इसका, यहीं पे मैं बता देता हूं कि जैसे कोई जॉब आई है, उसके अंदर कैटेगरी कर दिया आपने, क्लासिफिकेशन कर दिया कि भैया ये तो जनरल की सीट है, ये ओबीसी की सीट है, ये एससी की सीट है, ये एफटी की सीट है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन की तो अनुमति है, पर आप इसके अंदर वर्ग विभेद नहीं कर सकते कि एससी में भी क्या करेंगे कि एससी की जो अपर कास्ट है उसको तो 5% दे देंगे, लोअर कास्ट को 3% दे देंगे, या इसको 2% दे देंगे। कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता, वर्ग के अंदर वर्गीकरण आप नहीं कर सकते। जैसे जनरल कोई कॉमन क्लास है, उसके अंदर आपने अलग अलग क्लासें बना दी, उस अलग क्लास के अंदर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे कि सर हमने ऐसा देखा था कि ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्टों में 7 तो जनरल के लिए रखी थी, एक डाइवोर्सी के लिए थी, एक विधवा के लिए थी, एक विकलांग के लिए थी। तो ये तो सर 10 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की थी, उनमें वर्गीकरण कर दिया, तो ये तो वर्ग के अंदर वर्गीकरण हो गया। जनरल वर्गीकरण तो क्या था कि जनरल, ओबीसी, एफटी, एससी था, परंतु जो वर्ग है जैसे एफटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, इसके अंदर वर्ग में आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। पर आप जब आप जॉब की वैकेंसियां देखते हैं, उनकी नोटिफिकेशन देखते हैं, वहां पाओगे जनरल के अंदर लिखा, ईडब्ल्यूएस में लिखा रहेगा कि 7 तो पुरुषों को है, 1 महिला को है, 1 विधवा को है, 1 विकलांग को है। ये कैसे होता है सर, ये तो वर्ग का वर्गीकरण हो गया। नहीं, देखो आरक्षण 2 प्रकार से लगता है। आरक्षण लगने की 2 कैटेगरी होती है, एक लगता है वर्टिकल, एक लगता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो ये जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण हम लगाते हैं कि पूरी वैकेंसी में कितनी परसेंट तो हमें, जैसे विकलांग कोटा रहता है 4% का, कि 4 सीटें तो हमें 100 में से विकलांग को देनी पड़ेगी, और 2 सीटें विधवा को देनी है, डाइवोर्सी को 4 सीटें देनी है, तो इसे 10 सीटें आपको देनी है। फिर आप कैटेगरीज का डिवाइडेशन करते हो कि किस में से एक एक सीट अपन दे सकते हैं। तो ये 100 सीटों में से लगता है आरक्षण तो कि डाइवोर्सी की 4 सीट है, ठीक है, विधवा की 2 सीट है, और विकलांग है जो डिसेबल पर्सन है उसकी 2 सीट है, पर उनको अलग अलग कैटेगराइज में जाकर कर देते हैं। महिलाओं को जैसे 30% आरक्षण मिला हुआ है, 33% आरक्षण मिला है, तो यहां तय तो हो जाएगा कि 100 में से 33 सीटें देंगे, पर किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें देती है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रूप में दर्शाया जाता है।
तो एक्चुअल सीटों में से रिजर्वेशन होता है, पर उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर उसको बांट के रख दिया जाता है कि भाई इसमें से इतने देंगे। भाई सभी विधवा महिलाएं जनरल में से ही नहीं लेंगे। 4 विधवा लेनी है तो ऐसा करो, ओबीसी का 21% आरक्षण है, एक ओबीसी में से ले लो, 18% एससी का, 16% एससी का एक इसमें से ले लो, एसटी में से ले लो, एक जनरल में से ले लो, या 2 जनरल में से ले लो, एक ईडब्ल्यूएस में से ले लो। तो कैटेगराइज कर दिया जाता है सब लोगों के अंदर। तो क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 केवल वर्गीकरण की अनुमति देता, वर्ग के अंदर विभेद करने का निषेध करता है। वर्ग के अंदर वर्गीकरण नहीं किया जाता, वर्ग के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते आप। कि ईडब्ल्यूएस हो गया, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में जैसे 8 लाख से कम सीमा है, तो आप वहां फर्क नहीं कर सकते कि अब 3 लाख 10% में से 3 लाख वालों के लिए 5 अलग कर दो, 3 से 5 वालों के लिए 2% अलग कर दो, या 5 से 8 वालों के लिए 3% अलग कर दो। ईडब्ल्यूएस का 10% है, वो 0 से लेके 8 लाख वालों को कॉमन रूप से मिलेगा, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो वर्गीकरण की अनुमति तो देता आर्टिकल 14, वर्ग में विभेद करने की मना करता है कि एक क्लास के अंदर आप फर्क नहीं कर सकते। किस केस में कहा? पीके गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 परमिट क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट क्लास डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 14 परमिशन देता है क्लासिफिकेशन की, पर प्रोहिबिट करता है कि क्लास का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लास नहीं किया जा सकता। पीके गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। आर्टिकल 14 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत समाहित है। हमने शुरू में पढ़ लिया था कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस शामिल है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कॉमन रूप से 4 सिद्धांत हैं। हालांकि आप जब भी इसका आंसर राइटिंग करोगे आप पाओगे कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंदर 3 सिद्धांत होते हैं, 3 बातें होती है, पर इसका आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में 4 बातें पढ़ोगे। पहला, न्याय, साम्य, सद्विवेक, जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और गुड कंसिस्टेंस होनी चाहिए। न्याय, साम्य, सद्विवेक अपनाया जाना चाहिए जब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लगेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जस्टिस करना है, इक्वलिटी रखनी है और गुड कंसिस्टेंस रखनी है। सामने वाले पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए। आप केवल एक पक्षकार की बात सुनकर निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत नहीं लगेगा। आपको सामने वाले पक्षकार को भी सुनना है, दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये बात कहता है कि सामने वाले पक्षकार को भी सुना जाए। द अपोजिंग पार्टी मस्ट आल्सो बी हियर्ड। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। अगर कोई मामला आपसे रिलेटेड है, अपना मामला है, तो आप उसमें खुद जज नहीं हो सकते, खुद फैसला नहीं ले सकते, अन्यथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हो जाएगी। तो नो वन कैन बी ए जज इन देयर ओवन केस। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में जज नहीं हो सकता। न्याय होना ही नहीं चाहिए, अपितु दिखना भी चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट आल्सो बी सीन टू बी डन। जो ये 4th उप सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय का, ये आमतौर पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर नेचुरल जस्टिस कहता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि आपने न्याय किया है। तो जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट आल्सो बी सीन टू बी डन। आर्टिकल 14 का अपवाद क्या क्या है? जहां आर्टिकल 14 जो कहता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तो कहां आर्टिकल 14 के अपवाद आते हैं उन पर ध्यान देना है। आर्टिकल 14 के अपवाद कहां है? एक तो आर्टिकल 31C। क्या था आर्टिकल 31C? आर्टिकल 31C कहता है कि कुछ विधि बनाओगे जब, कौन सी विधि? कि संविधान के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39B और C है, उनको प्रभावी करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाएगी तो वो भले ही आर्टिकल 14 और 19 में कोई भी बात होते हुए भी वो प्रभावी होगी, आर्टिकल 14 और 19 का अतिक्रमण करते हुए भी वो बात
प्रभावी होगी। तो वहां खुद ही लिख दिए 31C ने कि 14 और 19 में जो नियम है वो सारे शून्य हो जाएंगे जब आर्टिकल 39B और C को प्रभावी करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 39B और C सोशलिज्म का कंसेप्ट है, गरीब और कर्मकार वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को ऊपर लाने के लिए है, इसलिए वो आर्टिकल 14 का अपवाद है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन करके भी आर्टिकल 31C में कानून बनाया जा सकता है। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल भू कानून, भूमि से संबंधित कानून है, उन कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है और जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल गया उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। कब से? जो केशवानंद भारती के जजमेंट की तारीख है 1973 में, कौन से महीने की जो तारीख है मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, उस तारीख के बाद अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डल गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 14 में का उल्लंघन करेंगे वे सारे कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो समानता का नहीं आने देगा। जैसे मैं आपको बात करता हूं, एक डिमांड चल रही है राजस्थान में कि गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसको फ्यूचर में कभी चैलेंज नहीं किया जा सके। अब अगर 9वीं अनुसूची में डल गया तो फ्यूचर में अगर आर्टिकल 14 के बिहाफ पे आप उसको चैलेंज करना जाए कि नहीं नहीं इसमें तो 5 ही जातियां हैं, रायका, रेबारी और गुर्जर, और इनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना आरक्षण दिया गया, तो इसके आरक्षण को कम किया जाए, या आप इनको कहो कि ये तो ओबीसी में आल्सो आरक्षण ले रहे हैं तो इनका आरक्षण ओबीसी में मिलना चाहिए, किसी भी आधार पे आप उसको चैलेंज करते हो तो आर्टिकल 14 के आधार पे आप आरक्षण को चैलेंज करोगे कि समता नहीं दी जा रही, राइट टू इक्वलिटी हमें नहीं मिल पा रहा है, इनको प्रिविलेज मिल रहा है गुर्जरों को आरक्षण के आधार पे। मतलब गुर्जर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि हालांकि 5 जाति है, रायका, रेबाड़ी वगैरह जो एमबीसी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, तो जो भी आप 9वीं अनुसूची में डाल देते हो फिर उनको आर्टिकल 14 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 359 ये तो अपने आप में ही कहता है कि राष्ट्रपति जब नेशनल इमरजेंसी के आधार पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो आर्टिकल 14 अपने आप सस्पेंड हो जाता है जब आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 361 भाई आर्टिकल 361 में कुछ व्यक्ति है जिनको प्रिविलेज मिला है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, तो इनको भी आर्टिकल 14 से प्रिविलेज दिया गया है कि ये स्पेशल कैटेगरी है, जब तक अपने पद पे बैठे हैं आर्टिकल 14 इनके सामने शून्य रहेगा, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, किसी प्रकार का सिविल क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। ऑल ऑफ प्रिविलेज जो आर्टिकल 361 में हमारे देश के कुछ व्यक्तियों को मिला है वो आर्टिकल 14 के अपवाद के रूप में मिला है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, पर आर्टिकल 361 कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर, राज प्रमुख और एक शब्द यूज किया होगा मेरे हिसाब से वहां आर्टिकल 361 में, ठीक है। तो सेट है बात। और अंतरराष्ट्रीय विधि में विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पर्सन इंजॉय प्रिविलेज अंडर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, वहां जो विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उनके सामने आर्टिकल 14 शून्य हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया में आए हुए हैं, अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी हमें टक्कर मार दे रोंग साइड से आकर भी और हम मर जाएं तो भी राष्ट्रपति ट्रंप को, उसके ड्राइवर को या उनके जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि में उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, विशेष अधिकार मिला हुआ है। किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब देश का अध्यक्ष या देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है, वो दूसरे देश के अंदर अगर कोई दुर्घटना भी घटित कर देता है, गलती से किसी की मतलब हत्या भी कर देता है किसी प्रकार का, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये प्रिविलेज मिला हुआ है। कहां पर एक यहां बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि उस देश का राष्ट्रपति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वहां के प्रावधानों के अनुसार लोकतांत्रिक रूप से चुना गया हो। ऐसा नहीं है कि अभी जो हमारे बांग्लादेश में एक जो यूसुफ जी जो पुरस्कार मिले हुए हैं, शायद नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, वो बिना सरकार के जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी,
उनको पलट के वहां पर काबिज होके बैठे हैं, या जैसे जेएनजी के समर्थन से नेपाल में तख्ता पलट करके जो सरकार बैठी है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता नहीं है तो फिर प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जैसे आप इन दिनों देख रहे हो अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो मादुरो थे, उनको किडनैप करके ले आए, उनकी पत्नी को। तो यहाँ वो प्रिविलेज वाले मामले खत्म हो जाते हैं अगर किसी देश ने दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वैधानिक संवैधानिक मान्यता नहीं दे रखी है तो। ठीक है, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है पर इसको कर ही लेते हैं। आई थिंक 2 ही स्लाइडें हैं, कर लेते हैं। प्रोफेसर डाइसी का विधि के शासन में 3 सिद्धांत हैं। विधि की सर्वोच्चता में मनमानेपन का अभाव होता है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररीनेस, सुप्रीमेसी ऑफ लीव्स। विधि के शासन में रूल ऑफ लॉ डाइसी में 3 थ्योरी आती है, विधि के समक्ष समता, विधि की सर्वोच्चता और संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। ये जो तीसरा सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ में, इसको भारत में मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ संविधान सामान्य विधि का परिणाम नहीं माना गया है। बाकी दोनों रूल ऑफ लॉ है जो प्रोफेसर डाइसी के, उनको इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है। ये डाइसी है, डाइसी नहीं है ना, प्रोफेसर डाइसी। ठीक है, तो प्रोफेसर डाइसी का जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, उसके अंदर 3 सिद्धांत आते हैं। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तीसरा द कॉन्स्टिट्यूशनल इज ए कंसिक्वेंस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ये जो तीसरे वाला सिद्धांत है ये भारत में एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। चिरंजीत लाल भारत संघ, ये तो हमने पढ़ ही लिया था चिरंजीत लाल भारत संघ का। ये केस रिपीट हो गया कि एक विधिक व्यक्ति को भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक डिफरेंट क्लास में रखा जाएगा, एक अलग क्लास में रखा जाएगा। इनरी स्पेशल कोर्ट बिल, इनरी उन केसों के आगे लगता है जिससे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के लिए रेफर किया जाता है। उन केसों को इन रिवीजन लगा के इनरी करके स्पेशल कोर्ट बिल में कहा कि केवल उच्च अधिकारियों के लिए, क्या कि सुपीरियर अधिकारी है या हाई रैंकिंग ऑफिसर से, उनकी जांच के लिए स्पेशल कोर्ट की अवधारणा को असंवैधानिक माना कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि केवल उच्च अधिकारियों की जांच के लिए अलग से कोर्ट बनाओ। कोर्ट के सामने हर व्यक्ति बराबर है और सब व्यक्तियों की एक ही कोर्ट के द्वारा ट्रायल होगी। ऐसे नहीं कर सकते कि ये बड़े हाई रैंक के ऑफिसर है, इनके लिए अलग से कोर्ट बनाओ। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, स्पेशल कोर्ट बिल लेकर आई उसको। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ओनली हाई रैंकिंग ऑफिशियल वाज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बात ही खत्म कर दी कि सब व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, कोर्ट के सामने बराबर है, स्पेशल ऑफिसर के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं हो सकता। चरण लाल साहू भारत संघ, भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हो गया था। लगभग सरकारी रिकॉर्ड में 1800 लोग मृत हो गए थे। रात में वो गैस फैल गई, आसपास के पूरे लोग जहरीली गैस में मर गए। 1800 लोग इन रिकॉर्ड में थे, मरे तो लगभग 15 से 20 हजार लोग थे। तो भोपाल गैस त्रासदी में प्रभावित व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को वैध ठहराया गया। यहां बात आई थी कि क्या भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग मर गए 1800 लोग, ये मानो आप तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वो 1800 लोग मरे हैं, वो अगर कोर्ट में नहीं आ सकते, उनकी तरफ से एक व्यक्ति अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उन सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए उनका एक प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित होता है। इसको आर्टिकल 14 के अंतर्गत समता का अधिकार माना गया कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हैवी फीस है और वो गरीब लोग जो 1400-1800 थे जिन्होंने अपने किसी पर्सन को खो दिया, वो कोर्ट में नहीं आ सकते, तो उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी व्यक्ति केस दायर कर सकता है। तो इसमें चरण लाल साहू ने प्रतिनिधित्व किया था 1800 लोगों का जो भोपाल गिरफ्तारी में प्रभावित हुए थे, मर गए थे, और उनकी तरफ से केस दायर किया था। इसको वैध ठहराया था कि सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान माना जाएगा और उन 1800 व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सके, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होने के कारण, उनका अगर कोई नेतृत्व करता है तो आर्टिकल 14 में उनको उन व्यक्तियों के समान ही माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस त्रासदी
भोपाल गेट ट्रेजरी वर हेल्ड टू बी लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव इन आर्टिकल 14। अनुज गर्ग भारत होटल संघ पंजाब सरकार के उस अधिनियम की धारा 30 को असंवैधानिक अवैध करार दे दिया जो कहता था कि महिलाओं द्वारा होटल में या बार में शराब परोसना मना है। पंजाब सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, उसकी धारा 3 कहती थी कि महिलाएं होटल या बार में शराब सर्व नहीं कर सकती, परोस नहीं सकती। तो सरकार ने कहा कि आप महिला पुरुष के आधार पर भेद नहीं कर सकते कि अगर पुरुष शराब परोस रहा है तो महिला भी परोसेगी, दोनों को आर्टिकल 14 में इक्वलिटी मिली हुई है। तो कि फिर शराब परोसेगी तो शराब पीने वाले छेड़ देते हैं, यह ग्राउंड बनाया था पंजाब सरकार ने, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 14 में पुरुष महिलाओं को समान माना है तो माना है, आर्टिकल 30 में आप उनको शराब परोसने से नहीं रोक सकते, उनको अधिकार है शराब परोसने का, महिलाएं होटल बार में शराब परोसेगी। आर्टिकल 30 आपकी असंवैधानिक है और सरकार ने कहा कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करो जिससे महिलाएं सुरक्षित रहकर अपनी जीविका चला सके। वो मतलब अगर वो चाहती हैं कि बार के अंदर शराब की होटल सर्व करने की मैं नौकरी, वो शराब सर्व करने की होटल के अंदर नौकरी करना चाहती हूँ ताकि मेरी आजीविका चले, तो आप उसको होटल के अंदर सुरक्षित माहौल दो ताकि वो निडर होकर शराब परोस सके, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। अनुज गर्ग वर्सेज भारतीय होटल संघ के इस केस में कहा गया कि जो आपने एक्ट की धारा 30 बनाई है कि महिलाएं शराब नहीं परोस सकती, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न करे ताकि महिलाएं सुरक्षित होकर शराब परोस सके। अनुज गर्ग होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेक्शन 30 ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एक्ट विच प्रोहिबिट वुमन टू सर्विंग एल्कोहल इन होटल बार was declared illegal, unconstitutional, and the court state that the government should create a situation where women can earn their livelihood safely। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को सिचुएशन क्रिएट करनी कि एक वुमन अच्छे से उसकी लाइवलीहुड सेफली चलाने के लिए अर्न कर सके। ठीक है, और जो वो प्रोहिबिट किया था वुमन को सर्विंग करने से एल्कोहल बार के अंदर, उसको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस केस में। आज के लिए इतना ही। कल आर्टिकल 15, 16, 17, 18 चारों को फ्री कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।